हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान को कैसे सुधार किया जाता है, कैसे अमेंडमेंट किया जाता है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि हमारे संविधान को अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सुधार करने की क्या ज़रूरत है। तो आप जानते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हम लोग का सब कुछ रहन सहन सब कुछ बदलते जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे संविधान को भी थोड़ा बदलना चाहिए? क्योंकि हमारे संविधान भी जो है ना, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा। तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने 368 आर्टिकल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके द्वारा हमारे संविधान को सुधार किया जा सकता है, उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ये ज़रूरत होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान को क्या किया जाता है, अमेंड किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया कि हमारे संविधान को चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो आप इसके आंसर में ये बताएंगे कि हमारे संविधान को टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बदलते रहना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। हर एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी देश में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे लिखित संविधान है, वहाँ पे सुधार करने का, उस संविधान को बदलने का भी प्रावधान दिया गया है। और हमारे भारत के संविधान में भी ऐसा प्रावधान है, जो कि हमारे 368 आर्टिकल, जो कि पार्ट 20 में पड़ता है संविधान के, उसके द्वारा पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि हमारे संविधान को सुधार कर सकता है। और कैसे कर सकता है, ये 368 आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में सुधार करना इतना आसान है क्या। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान को बदलना आसान है, क्या बहुत भारी है। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, हमारा संविधान जो है ना, वो फ्लेक्सिबल भी है और साथ ही साथ रिजिड भी है। इस दोनों का मिक्सचर है। मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि आसान भी है और भारी भी है। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों के बीच में रखेंगे हमारे संविधान को। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो यूके में है, ठीक है, जहाँ पे बहुत इजी होता है संविधान को मतलब अमेंड करना। ठीक है, लेकिन यूएसए में देखेंगे तो संविधान को बहुत ही डिफिकल्ट होता है अमेंड कर। तो हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में यूके और यूएसए के बीच में रखा गया, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है और थोड़ा रिजिड भी है। ठीक है, संविधान को संशोधन करना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ना, अमेंडमेंट से रिलेटेड, हमारे हर एक पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि अमेंडमेंट का क्या प्रोसीड्योर होता है, अमेंडमेंट कितने टाइप के होते हैं। और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन तो हर बार एक क्वेश्चन इससे पूछता ही है एमसीक्यू में। पीसीएस एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जाम में, सबके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हम लोग याद रखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में कि ये पार्ट 20 के 368 आर्टिकल में लिखा गया है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्योर। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसका क्या प्रोसेस होगा, ये 368 आर्टिकल हम लोग को बताता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये आएगा कि पार्लियामेंट के पास क्या इतना पावर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट 1973 केशवानंद भारती जजमेंट, इसमें बोला है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार तो है अमेंड करने का, लेकिन वैसा अमेंड नहीं कर सकता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो। तो पार्लियामेंट के पास केवल वही अधिकार है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता हो, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट करने का, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने का। तो ये आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट के पास राइट तो है, पार्लियामेंट के पास ये पावर तो है कि अमेंड कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को बदल सकता है। लेकिन इतना भी मत बदलिए जो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आपके आगे बैठा हुआ है, जो उस आपके जो भी बदलेंगे उसको क्या कर देगा, फिर से वही कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए पार्लियामेंट के पास पावर तो है अमेंड करने का, बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चेंज करेगा, अमेंड करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को कैसे, अमेंडमेंट का जो बिल होता है उसे किस प्रोसेस से आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ याद रखना है कि जो अमेंडमेंट का बिल होगा, सबसे पहले आप ये समझ गए ना कि पार्लियामेंट के पास ही ये राइट है। पार्लियामेंट समझ रहे हैं ना, पार्लियामेंट किसको बोलते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा को बोलते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास ही केवल ये राइट है कि हमारे संविधान को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। तो जो ये बिल होगा ना, अमेंडमेंट का जो बिल होगा, ये सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो अदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में जो है इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसे लोकसभा या राज्यसभा, इसी दोनों में से किसी एक में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, याद रहे यहाँ एक क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछता है, क्या अमेंडमेंट का जो बिल है स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो नहीं,
देखो अमेंडमेंट का जो बिल होगा ना, इसे लोकसभा या राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस करना है और किसी में नहीं इंट्रोड्यूस करना है। जो स्टेट में जो होता है, जहाँ पे एमएलए एमएलसी बैठते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करना है। इसे केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। अब रहा कि इसे इंट्रोड्यूस कौन करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो मिनिस्टर करेगा। आप समझ रहे हैं ना कि देखो मिनिस्टर क्या होते हैं। अरे हमारे पार्लियामेंट में सभी एमपी में से कुछ एमपी को मिनिस्टर बनाया जाता है, जिसे हम लोग सीओएम भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे एजुकेशन का मिनिस्टर होते हैं। अगर कोई एजुकेशन में बदलाव करना है तो एजुकेशन मिनिस्टर उसे क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। तो आपको दिमाग में आया इंट्रोड्यूस तो हमेशा मिनिस्टर ही करता होगा। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। मिनिस्टर तो कर ही सकता है, क्योंकि मिनिस्टर के पास एक डिपार्टमेंट होता है, तो उससे रिलेटेड अगर अमेंडमेंट करना है तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो मिनिस्टर के अलावा जो एमपी बच जाते हैं ना पार्लियामेंट में, वो भी कर सकता है। तो उसे हम लोग प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो अमेंडमेंट का बिल है ना, इसे मिनिस्टर भी कर सकता है इंट्रोड्यूस, और प्राइवेट मेंबर का मतलब समझे ना। प्राइवेट मेंबर का मतलब कि जो भी एमपी मिनिस्टर नहीं होते हैं उसे प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, ठीक है। वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या आपके इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का परमिशन लेने की ज़रूरत है क्या? नहीं। देखो कुछ बिल ऐसे होते हैं हमारे संविधान में, जिस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, केवल लाने के लिए भी प्रेसिडेंट का परमिशन का ज़रूरत हो जाता है। लेकिन अमेंडमेंट के बिल में ऐसा कुछ नहीं है। अमेंडमेंट के बिल को लाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का परमिशन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बिल को कहाँ लाना है, लोकसभा राज्यसभा में लाना है। कौन लाएगा, तो कोई मिनिस्टर लाएगा या फिर प्राइवेट मेंबर लाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी नहीं है, शुरू में नहीं जरूरी है। देखो फाइनल स्टेज में जब हम लोग प्रेसिडेंट का एसेंट, मतलब कोई भी कानून में कुछ भी करते हैं तो लास्ट में प्रेसिडेंट का साइन करते ही है, तो वो जरूरी है। लेकिन शुरू में परमिशन की जरूरत नहीं है इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, अब उसके बाद इस बिल को पास करना पड़ता है। तो पास करने के लिए क्या रूल दिया गया है, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। तो स्पेशल मेजोरिटी हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, जिसमें कहा गया था 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एमपी, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 होना चाहिए। एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट मीन्स 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दैट हाउस। उस हाउस की कैपेसिटी का 50% से भी ज़्यादा होना चाहिए। और साथ ही साथ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के जितने लोग होंगे वो हाँ बोलना चाहिए, 2/3 हाँ बोलना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये बिल पास कहा जाएगा, ठीक है। तो जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तब इसे स्पेशल मेजोरिटी से हम लोग पास कर लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन रहा कि सर मानिए कि कोई ऐसा अमेंडमेंट हो रहा है जो फेडरल स्ट्रक्चर को मतलब रिलेटेड हो। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बताया आपको, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। मतलब फेडरल प्रोविज़न ऐसे प्रोविज़न होते हैं जिसमें सेंटर का भी और स्टेट का भी पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाता है। तो मानो कि कोई ऐसा चीज़ संशोधन हो रहा है, कुछ ऐसा चीज़ अमेंडमेंट हो रहा है जिसमें स्टेट भी पार्टिसिपेशन, मतलब उसमें स्टेट भी एक पार्टी है, तो स्टेट का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना। तो यस, आपको पता होना चाहिए कि देखो कुछ अमेंडमेंट ऐसे होंगे जिसमें सेंटर ही बस कर सकता है, मतलब केवल सेंटर से ही हो जाएगा। कुछ अमेंडमेंट ऐसे होंगे जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, दैट मीन्स फेडरल प्रोविजंस। तो फेडरल प्रोविजन के लिए देखो लोकसभा राज्यसभा तो पास करेगा इस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से, फिर उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में भेज देगा, मतलब सभी स्टेट को भेज देगा। और सभी स्टेट में से 50% स्टेट अगर हाँ बोल देता है, बाई सिंपल मेजोरिटी से अपने हाउस में पास कर देता है, तब ये बिल पास माना जाएगा। नहीं समझे आप? देखो क्या होता है कि जब अमेंडमेंट का जो बिल होता है ना, अमेंडमेंट का जो बिल आया लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसके बाद इस बिल को पास होना है। लेकिन अगर ये अमेंडमेंट का बिल फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है तब उसको स्टेट भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है तो फिर ये लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा, हो गया खत्म। लेकिन अगर ये फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है तब स्टेट का भी पार्टिसिपेशन, स्टेट का भी एसेंट जरूरी हो जाता है ना, स्टेट का भी हाँ कहना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ से आपको यहाँ से आपको डाइवर्ट हुआ। देखो याद रखना है कि जब लोकसभा राज्यसभा में कोई अमेंडमेंट का बिल पेश किया गया, अमेंडमेंट का बिल आया, तो लोकसभा राज्यसभा उसे पास करेगा। लोकसभा राज्यसभा पास करने के बाद देखेगा कि क्या ये फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड तो नहीं है। अगर फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है तो फिर स्टेट को भेज दो, सभी स्टेट को भेज दो। सभी स्टेट में से अगर 50% स्टेट ने अपने हाउस में सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, तब इस बिल को प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए भेज दो। अगर ये फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेज दो साइन करने के लिए।
अब जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है ना, तो प्रेसिडेंट को इसमें हाँ बोलना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास राइट नहीं होता है इस बिल के लिए कि वो कुछ दिन के लिए रोक सकता है या फिर रिटर्न कर सकता है। तो प्रेसिडेंट डोंट हैव एनी पावर टू विथहोल्ड दिस बिल या फिर रिटर्न दिस बिल। इस बिल को रिटर्न भी नहीं कर सकता है, कुछ दिन के लिए रख भी नहीं सकता है। तो प्रेसिडेंट का यहाँ लिमिटेड पावर होता है, मतलब प्रेसिडेंट पे ये बिल बाइंडिंग नेचर का होता है, हाँ बोलना ही पड़ेगा। तो समझ में आया कुछ आपको? जब प्रेसिडेंट का इस पे साइन हो जाता है ना, तब ये बिल एक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नहीं आया समझ में? तब ये हमारे एक कानून बन जाता है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोल जाते हैं, आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब आफ्टर द साइन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये था प्रोसीड्योर ऑफ द अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट को कैसे प्रोसीड्योर समरी के रूप में थोड़ा देख लीजिए कि जब अमेंडमेंट का कोई बिल आता है, मतलब किसी संविधान को संशोधन करने के लिए कोई बिल आता है, तो इसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में इंट्रोड्यूस करना है, ओनली लोकसभा या राज्यसभा। जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसे स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा में पास किया जाता है। अगर ये बिल फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड हो तो स्टेट को भी भेज दो, स्टेट भी से सिंपल मेजोरिटी से, ये ध्यान रखना है, स्टेट को जब हम लोग भेज रहे हैं तो सभी स्टेट में से 50% स्टेट अगर हाँ बोल देता है, लेकिन वो अपने हाउस में किस मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, तब ये बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट इस पर साइन करेगा, तब ये एक्ट बन जाएगा। तो ये था प्रोसीड्योर ऑफ द अमेंडमेंट। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का टाइप क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया कि देखो कुछ अमेंडमेंट ऐसे होंगे जिसको पार्लियामेंट केवल क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, ओनली पार्लियामेंट। और कुछ अमेंडमेंट ऐसे होंगे जिसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन जरूरी होगा, मतलब हमारे जितने स्टेट है 28 स्टेट, उसका भी पार्टिसिपेशन जरूरी होगा। तो इस तरह से हम लोग ना अगर अमेंडमेंट को टाइप को देखेंगे ना, तो 3 तरह के अमेंडमेंट होंगे। एक अमेंडमेंट ऐसे होंगे जिसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी, मतलब कि कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं, देखो यहाँ एम लक्ष्मीकांत में दिया गया है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिसको सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास कर देते हैं। अब आपको आश्चर्य लगेगा, सिंपल मेजोरिटी से भी पास होता है क्या अमेंडमेंट? यस यस, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है ना, संशोधन है ना, ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, दोनों का मिक्सचर है। नहीं आया समझ में? तो फ्लेक्सिबल मैं इसी के लिए बोला था, क्योंकि कुछ प्रोविजन, कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं ना जिसको पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकता है, पास कर सकता है। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसको पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास कर सकता है। और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिसको पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा, और जो है स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है ना उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। तो ये हो गया जो लास्ट टाइप है, ये हो गया आपका फेडरल नेचर वाला अमेंडमेंट। ठीक है, जो इसमें फेडरल स्ट्रक्चर पे कुछ बातें होगा। ठीक है, उस तरह का अमेंडमेंट में स्टेट का भी पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अमेंडमेंट को 3 तरह से बांट सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर उस अमेंडमेंट को बताइए जिसमें सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। तो यस यस, कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिसको पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब समझते हैं ना, 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग आए उसका 50% से ज़्यादा लोगों ने हाँ बोल दिया, तो उसे हम लोग सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट होता है जिसको सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास कर देता है? तो देखो, आपको पता होना चाहिए जो आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट के बारे में बोलता है ना, वो इसके बारे में नहीं बोलता है। ये जो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है ना, इसके बारे में नहीं, मतलब आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। मतलब ये जितने भी अमेंडमेंट है ना, ये देखो यहाँ जितना भी लिखा गया है, टोटल 18 एम लक्ष्मीकांत में लिखा गया है, तो ये सभी अमेंडमेंट जो है ना, इस सबसे रिलेटेड अमेंडमेंट जो है ना, ये 368 आर्टिकल के अंडर आता ही नहीं है। मतलब जो 368 आर्टिकल है ना, उसके आउटसाइड द स्कोप है, उससे बाहर है ये सभी। जैसे किसी स्टेट का जो न्यू स्टेट बनाना हो, मतलब किसी नया स्टेट का फॉर्मेशन करना हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था। ठीक है, तो सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो ये काम न्यू स्टेट का फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट लाना हो ना, तो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास कर सकता है। किसी स्टेट का बाउंड्री, नाम, ये सब चेंज करना हो ना, तो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास कर सकता है। तो ये आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, टोटल 18 दिया गया है जिसमें जो है पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से इस तरह के अमेंडमेंट को पास कर सकता है। दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे, तो दूसरा टाइप क्या है कि पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल को पास करेगा। ठीक है, केवल पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल को पास। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, ये सभी प्रोविजन जो है, मतलब ये सभी जो इसमें कुछ सुधार करना हो, जैसे फंडामेंटल राइट में कुछ बदलना हो, ठीक है, डीपीएसपी में कुछ बदलना हो, तो इस सभी को बदलने के लिए
पार्लियामेंट जो है स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल को लोकसभा राज्यसभा में पास करेगा। और लास्ट में मैंने बताया था आपको कि कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट का भी हाँ बोलना ज़रूरी होता है। 50% ऑफ द स्टेट, सभी स्टेट का जरूरी नहीं है, कम से कम 50% ऑफ द स्टेट जो है अपने हाउस में उसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर ले, ठीक है। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट का सिंपल मेजोरिटी का ज़रूरत होता है। तो उसका एग्जांपल आप क्या सब दे सकते हैं? तो देखो, जैसे मैं बता दूँ आपको कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मैनर होता है उसमें अगर कुछ बदलाव करना हो, ठीक है, जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन और उसका मैनर को अगर कुछ बदलना हो, उसमें कुछ चेंज करना हो, तो उसको बदलने के लिए जो है क्या चाहिए, स्टेट का भी कंसेंट का जरूरत होता है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में बिल को पास करो स्पेशल मेजोरिटी से, फिर उसको स्टेट के पास भेजो। स्टेट के पास भेजने पे 50% स्टेट अगर हाँ बोल देता है तब इस बिल को प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए भेजो, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर कुछ चेंजेस करना हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी स्टेट फेडरल नेचर के बारे में अगर अमेंडमेंट है ना, तो स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि अमेंडमेंट का टाइप हम लोग 3 तरह से बता सकते हैं। एक बता सकते हैं जिसमें पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से उस बिल अमेंडमेंट को पास कर देता है, जिसको हम लोग आउटसाइड द स्कोप ऑफ द 368 आर्टिकल बताया मैंने। मतलब देखो, अमेंडमेंट 3 तरह के होते हैं ना, तो एक जिसको पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकता है, इसको हम लोग ने 368 आर्टिकल से बाहर रखा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे अमेंडमेंट होंगे जिसको पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करें, लेकिन खुद ही केवल पास करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे अमेंडमेंट हो गए जिसमें पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट का सिंपल मेजोरिटी का जरूरत होगा, ठीक है। 50% ऑफ द स्टेट का सिंपल मेजोरिटी जरूरत होगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के हम लोग अमेंडमेंट बता सकते हैं। देखो, भारत का जो अमेंडमेंट है इसके बहुत लोग बुराई भी करते हैं, तो कुछ बुराई भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या हमारे अमेंडमेंट की बुराई है। तो देखो, कुछ लोग का कहना है कि देखो, जैसे अमेरिका में एक स्पेशल बॉडी बनाया गया है, स्पेशल एक कमेटी बना हुआ है, एक स्पेशल बॉडी है जो अमेंडमेंट को देखता है, संशोधन को देखता है, लेकिन भारत में कोई ऐसा स्पेशल बॉडी नहीं है। मतलब देखो, अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन नाम का एक बॉडी है जो अमेंडमेंट को देखता है, लेकिन भारत में कोई ऐसा बॉडी है नहीं। भारत में पार्लियामेंट ही सब कुछ है, पार्लियामेंट ही सुधार करेगा जो करना है, ठीक है। तो ये कहता है कि वहाँ पे एक स्पेशल बॉडी बनाया गया तो वो अच्छे से अमेंडमेंट करता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, तो ये हमारे अमेंडमेंट का क्या है, बुराई है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो, हमारा जो है वो इंट्रोड्यूस करने का जो पावर है, अमेंडमेंट का जो बिल आएगा वो इंट्रोड्यूस कहाँ करेगा, लोकसभा या राज्यसभा में, और कहीं इंट्रोड्यूस किया नहीं जा सकता है। तो ये भी एक बुराई के रूप में देखा जाता है कि देखो, स्टेट का भी मतलब पावर होना चाहिए इसमें, मतलब सभी स्टेट को भी पावर होना चाहिए कि अगर वो कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। एक एक्सेप्शन है इसका। देखो, कुछ स्टेट है ना भारत में जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टेट में क्या है कि हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जाम्पल के लिए बिहार, बंगाल देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र देख सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर किसी को ख़त्म करना हो ना, तो उसके लिए जो बिल होगा ना, अमेंडमेंट बिल, उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन बस है, ठीक है। लेकिन देखो, हमारा जो अमेंडमेंट का बिल है ना, उसे लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, केवल लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना है कि अगर किसी स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करना हो ना, तो उसका बिल जो है ना, स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है कि नहीं आया समझ में। तो जो इंट्रोड्यूसिंग पावर होता है ना, केवल लोकसभा राज्यसभा के पास है, तो इसीलिए ये भी एक बुराई के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ आप ये भी देखे होंगे कि पार्लियामेंट के पास ज़्यादा अधिकार है, ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा जुडिडिक्शन है अमेंडमेंट करने का, न कि स्टेट के पास ज़्यादा है। तो ऐसा यूएसए में नहीं होता। यूएसए में देखा जाता है कि स्टेट के पास ज़्यादा पावर है अमेंड करने का और सेंटर के पास बहुत कम पावर है, लेकिन भारत में देखा जाता है कि ऐसा नहीं है। भारत में सेंटर के पास ज़्यादा है पावर, जबकि स्टेट के पास कम है अमेंड करने का पावर, ठीक है। अमेंड बहुत कम ही चीज़ में स्टेट का मतलब पार्टिसिपेशन का जरूरी होता है, स्टेट का कॉन्सेंट का ज़रूरत होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी आप देखे होंगे कि जब स्टेट को भेजा जाता है बिल, कि आप 50% ऑफ द स्टेट का कॉन्सेंट का जब जरूरत होता है, जब स्टेट को भेजा जाता है, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि कितना दिन में स्टेट को जवाब देना है, ना ही ये बताया गया है कि स्टेट रिटर्न कर सकता है कितना दिन में, ठीक है। तो ये भी नहीं बताया गया, तो ये भी एक बुराई के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, जब मैंने बताया कि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ पास होने के लिए, तो मानो कि लोकसभा राज्यसभा में कुछ प्रोविजन को लेकर के मतलब कुछ बन नहीं रहा है, मतलब कि पास नहीं हो पा रहा है। तो ये भी नहीं कहा गया है कि ज्वाइंट सिटिंग बुला ले,
मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल अगर आया, वो बिल पास नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ प्रोविज़न है, ऐसे प्रोविज़न है जिस पे संतुष्ट नहीं हो रहा है वहाँ के एमपी सब, लोकसभा राज्यसभा के एमपी सब। तो फिर क्या करता है कि एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है दोनों का, लोकसभा राज्यसभा को एक ही रूम में, लोकसभा स्पीकर उसको हेड करते हैं, बुलाया जाता है और वहाँ पे उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन जो है ना अमेंडमेंट का जो बिल है ना, इसमें ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का रूल है ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि जो अमेंडमेंट का बिल होता है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का हमारे संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। तो ये भी एक बुराई के रूप में देखा जाता है कि नहीं आया समझ में। तो ये सभी बुराई आप बता सकते हैं कि हमारे अमेंडमेंट का ये सब बुराई है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा अमेंडमेंट जो है, मतलब हमारा जो अमेंडमेंट का प्रोसीड्योर है वो ज़्यादा ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, ठीक है। हमारे लिए मतलब सही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। 2-3 आपको कंक्लूजन में ये स्टेटमेंट भी लिख दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इफ़ यू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड परमानेंट, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को परमानेंट और रिजिड बनाते हैं, मतलब कि उसको अगर आप चेंज नहीं करना चाहते टाइम के साथ, तो हमारे देश का क्या हो सकता है, ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ के पीपुल का ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा जवाहरलाल नेहरू का कहना था, ठीक है। तो ये सब बात आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने आज देखा कि अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। अमेंडमेंट का क्या प्रोसीड्योर होता है, क्या टाइप हो, ठीक है, क्या टाइप होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा उसका एग्जाम्पल, आप एम लक्ष्मीकांत से सभी देख लीजिएगा किस तरह के अमेंडमेंट को सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। हाँ, कुछ किस तरह के मतलब अमेंडमेंट को जो है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है, और किस में जो है स्टेट का भी पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।